नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप एथिक्स से इस आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेस्ट है? लोकसभा स्पीकर ने कुछ समय पहले कहा था, देश में एमपीज और एमएलएस के बिहेवियर को रेगुलेट करने के लिए एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए। आप मुझे ये बताइए, कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब क्या होता है? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट ऐसे रूल्स होते हैं जो किसी अथॉरिटी के बिहेवियर को रेगुलेट करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अथॉरिटी देखो कोई भी हो सकती है, मतलब सिविल सर्वेंट हो सकता है या फिर पब्लिक सर्वेंट हो सकता है। वैसे आप मुझे ये बताइए, पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट के बीच डिफरेंस क्या होता है? सिविल सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल आमतौर पर ब्यूरोक्रेट्स के लिए किया जाता है और पब्लिक सर्वेंट देखो रिलेटिवली एक बड़ी टर्म है। जो मिलिट्री ऑफिसर्स हैं वो भी पब्लिक को सर्व करते हैं, वो पब्लिक सर्वेंट हैं। इवन एक क्लर्क भी पब्लिक सर्वेंट है। तो पब्लिक सर्वेंट एक बड़ी टर्म है और आमतौर पर सिविल सर्वेंट वर्ड का इस्तेमाल किया जाता है ब्यूरोक्रेट्स के लिए। तो पब्लिक सर्वेंट और सिविल सर्वेंट्स को इन रूल्स को फॉलो करना होता है, यानी कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करना होता है। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट को वायलेट करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। और देखो, कोड ऑफ कंडक्ट जो होता है वो स्पेसिफिक होता है, मतलब बताया जाता है। आपने देखा होगा आमतौर पर सिविल सर्विसेज में किसी पर्टिकुलर और स्पेसिफिक ऑफिसर को मीडिया में जाने की अनुमति होती है, हर एक ऑफिसर को मीडिया में जाने की अनुमति नहीं होती है। मतलब स्पेसिफिक डूज एंड डोंट्स होते हैं कोड ऑफ कंडक्ट में। तो ये हमने कुछ बेसिक्स की बात कर ली। खैर, हमारे इस आर्टिकल का जो फोकस है वो एमपीज और एमएलएस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट के बारे में है। पिछले लंबे समय से ये बात चल रही है कि गवर्नमेंट में जो बड़े पदों पर बैठे लोग होते हैं, चाहे वो जजेस हों, सिविल सर्वेंट्स हों, एग्जीक्यूटिव्स हों, मतलब सरकार के नुमाइंदे यानी पॉलिटिकल लीडर्स हों, उनके लिए कोड ऑफ कंडक्ट होनी चाहिए। 1964 में यूनियन मिनिस्टर्स के लिए एक कोड अडॉप्ट की गई थी और स्टेट गवर्नमेंट्स को भी एडवाइस किया गया था कि आप स्टेट गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर्स हैं उनके लिए भी यही कोड अडॉप्ट कर लो। इसके अलावा 1999 में चीफ जस्टिस की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसमें यह रिजोल्व लिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस के लिए एक कोड ऑफ कंडक्ट को अडॉप्ट किया जाएगा। 15 पॉइंट्स का ये जो री इंस्टेटमेंट ऑफ वैल्यूज इन जुडिशियल लाइफ है, ये रिकमेंड करता है सर्विंग जजेस, अभी जो जज काम कर रहे हैं, वो देखो अपनी पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच एक डिस्टेंस मेंटेन करेंगे, यानी दोनों को अलग अलग रखेंगे। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के केस में आप बोल सकते हो फर्स्ट स्टेप इस डायरेक्शन में तब लिया गया था जब दोनों हाउसेस में, लोकसभा में और राज्यसभा में, एक कमेटी गठित की गई थी, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एथिक्स। राज्यसभा में ये कमेटी इनाग्रेट की गई थी KR नारायणन के द्वारा 1997 में। मकसद था मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कि मोरल और एथिकल कंडक्ट की देखरेख की जा सके। अब देखो, क्वेश्चन ये उठता है कि आखिरकार पॉलिटिशियंस के लिए या फिर एमपीज और एमएलएस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट की आवश्यकता है ही क्यों? देखो, बहुत बार ऐसा होता है कि एमपीज और एमएलएस इलेक्शन के दौरान या फिर इलेक्शन से पहले अपने प्रतिद्वंदियों पर पर्सनल अटैक करते हैं, हेट स्पीचेस देते हैं, जिससे समाज में पोलराइजेशन जो है वो बढ़ता है, सोशल फैब्रिक जो है वो कमज़ोर होता है। बहुत बार एमपीज और एमएलएस पर्सनल लाइफ और प्राइवेट लाइफ के बीच डिस्टेंस मेंटेन नहीं रखते और इसका नतीजा ये होता है करप्शन बढ़ता है, नेपोटिज्म बढ़ता है। काफ़ी बार वोटर्स को भी धमकी दे दी जाती है, अगर आप हमें वोट नहीं दोगे तो सत्ता में आने के बाद हम आपसे बदला लेंगे। इस प्रकार की धमकियां काफ़ी बार डायरेक्ट और काफ़ी बार इनडायरेक्ट दी जाती हैं, जैसे अगर यहाँ से वोट नहीं मिले तो हम आपके यहाँ पर काम नहीं करवाएंगे। इस प्रकार की चीज़ें बहुत होती हैं। नेक्स्ट, चूंकि देखो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएस, इनकी अकाउंटेबिलिटी बनती है जनता के प्रति। जनता ने इनको चुना है आवाज़ बुलंद करने के लिए जनता की, बट ये ठीक से काम नहीं करते हैं चुने जाने के बाद। अगर कोड ऑफ कंडक्ट होगा तो एमपीज और एमएलएस को उन रूल्स के अकॉर्डिंग काम करना होगा। नेक्स्ट, पॉलिटिकल स्पीचेस में और एक्सप्रेशंस में विनम्रता मेंटेन करने के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और एमएलएस के लिए कोड ऑफ कंडक्ट होना जरूरी है। अब हम कुछ रिकमेंडेशंस की बात करते हैं कि कैसा कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, कैसे रूल्स होने चाहिए अगर हम कोड ऑफ कंडक्ट बनाएं एमपीज और एमएलएस के लिए।
सबसे पहली रिकमेंडेशन, एमपीज और एमएलएस को रोका जाए। उनको जो प्रिविलेजेस मिलती हैं एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, वो उन प्रिविलेजेस का गलत इस्तेमाल ना कर सकें, वो अपनी पावर का मिसयूज ना कर सकें। जैसे देखो, आपको याद होगा कुछ समय पहले एक खुलासा हुआ था कि कुछ एमपीज पार्लियामेंट में क्वेश्चन पूछते हैं पैसा लेकर, या फिर 2008 में नो वोट कॉन्फिडेंस के दौरान ये बात सामने आई थी कि कुछ एमपीज ने पैसे लिए हैं सरकार के पक्ष में वोट देने के लिए ताकि सरकार ना गिरे। इसके अलावा भी और बहुत सारी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज एमपीज को मिलती हैं, लेकिन एमपीज उनका गलत इस्तेमाल करते हैं, उनका मिसयूज करते हैं। नेक्स्ट रिकमेंडेशन, एमपीज जो हैं वो देखो प्राइवेट लाइफ और पब्लिक इंटरेस्ट के बीच जो कन्फ्लिक्ट होता है उस कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें। जैसे बहुत बार आपने देखा होगा एमपीज और एमएलएज अपने कार्यकाल के दौरान अपनी ही कंपनीज को फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं, या फिर अपने रिश्तेदारों का जो बिजनेस है उसको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फायदा पहुंचाने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट देखो, अगर पार्लियामेंट्रियंस का किसी इशू पर इंटरेस्ट इन्वॉल्व है तो पार्लियामेंट्रियंस को इजाजत नहीं देनी चाहिए कि वो उस इशू पर अपना वोट दे सकें। समझ गए? मान लीजिए कोल माइनिंग से संबंधित किसी इशू पर लोकसभा में वोटिंग होनी है और किसी एमपी का बिजनेस है कोल माइनिंग का, तो उस एमपी को रोका जाए कि भैया आपका वेस्टेड इंटरेस्ट इन्वॉल्व है इस पूरे इशू में, आप वोट नहीं दे सकते। नेक्स्ट, संविधान को अमेंड किया जाए। असेंबली या फिर पार्लियामेंट एक साल में कम से कम 110 दिनों के लिए सीटिंग होनी चाहिए पार्लियामेंट की और असेंबलीज की। जब देखो देश आज़ाद हुआ था तो शुरुआत में पार्लियामेंट की सीटिंग होती थी 160 डेज के लिए, लेकिन अब धीरे धीरे पार्लियामेंट की सीटिंग होना बहुत कम हो गई है। नेक्स्ट देखो, अगर विधायकों को और एमपीज को अपनी इनकम, एसेट, लायबिलिटीज ये सब बतानी पड़ती हैं तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आती है। सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट के बाद ये अब लागू हो गया है। चुनाव लड़ने से पहले जो एफिडेविट फाइल करना पड़ता है वहाँ पर ये सारी इंफॉर्मेशन कैंडिडेट्स को देनी पड़ती है, ये अच्छी बात है। नेक्स्ट, अगर देखो हाउस में कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन होता है तो एमपीज को शुरुआत में वार्निंग दी जाए और बाद में उचित कार्रवाई भी की जाए, जैसे कुछ दिनों के लिए पार्लियामेंट की सीटिंग अटेंड करने से प्रोहिबिट करना, और अगर ग्रेव मिसकंडक्ट होता है किसी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का या फिर एमएलए का तो ऑटोमेटिक सस्पेंशन हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जो स्पीकर या फिर चेयरमैन है वो आदेश दें, ऑटोमेटिकली अगर मिसकंडक्ट है बहुत बड़ा तो किसी फैसले की आवश्यकता ना हो, रूल्स ऐसे हों कि ऑटोमेटिकली सस्पेंशन हो जाए। लास्ट में ये कहा जाता है, देखो इलेक्शन कमीशन का जो रोल है इस क्षेत्र में उसको भी बड़ा करने की आवश्यकता है। अभी इलेक्शन कमीशन सिर्फ आदेश दे देता है कि इस पॉलिटिशियन के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जाए। सिर्फ एफआईआर का आदेश देने से इलेक्शन कमीशन की जो ड्यूटी है वो पूरी नहीं हो जाती। इलेक्शन कमीशन को आदेश देना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को कि आप ऐसे पर्सन्स को अपना कैंडिडेट ना बनाएं, अगर बना दिया है तो आप ऐसे पर्सन्स को अपना कैंडिडेट विड्रॉ करें। और अगर पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कमीशन की बात नहीं मानती हैं तो इलेक्शन कमीशन के पास बड़ी पावर्स होनी चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज को डी रिकॉग्नाइज करने की। कंक्लूजन में ये बोला जाता है, कोड ऑफ कंडक्ट देखो लेजिस्लेचर्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस समय, क्योंकि हमारी डेमोक्रेसी अच्छे से काम कर सके और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स अपनी ड्यूटी ठीक से निभा सकें। इसके लिए ज़रूरी है एमपीज और एमएलएज के लिए कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट होना। वैसे भी देखो कोलिशन ईरा में हाउस में जो एक्टिविटीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा होती हैं, हीटेड डिबेट्स होती हैं, एमपीज और एमएलएज जनता के सामने अपनी इमेज बनाने की कोशिश करते हैं। इस वजह से कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट का होना तो और भी ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। इस डिस्कशन में फ़िलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।